So today's topic is mania. What is the definition of mania? Mania refers to a syndrome in which the central features are overactivity, mood changes and self-important ideas. तो क्या होता है इसमें, जो पर्सन का मूड होता है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. एक बार 1 सेकंड में खुश होता है, दूसरे सेकंड में वो गुस्सा हो जाता है, तीसरे सेकंड में वो फिर से दुखी हो जाता है, ऐसे होता है. तो इसका कुछ कॉजेस है. फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर आएगा ट्विन स्टडीज़ एंड फैमिली स्टडीज़. तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो लोग आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं तो उनमें 4 से 5 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो लोग मैनिया जो है वो उनको होगा. उसके बाद आता है फैमिली स्टडीज़. मतलब अपने फैमिली के अंदर किसी को भी अगर ये मैनिया होता है तो उनका फैमिली मेम्बर को ज़्यादा चांसेस होता है कि उनको भी मैनिया हो सकता है. नेक्स्ट आएंगे बायोकेमिकल फैक्टर्स. बायोकेमिकल फैक्टर्स के अंदर एक होता है बायोजेनिक एमाइंस और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. बायोजेनिक एमाइंस में अगर डोपामाइन और एपिनेफ्रिन अगर ज़्यादा हो जाता है किसी पर्सन के बॉडी के अंदर तो मैनिया होने का चांसेस रहता है. और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर सोडियम और कैल्शियम का ऑल्टरेशन होता है तो मैनिया होने के चांसेस ज़्यादा होता है. अब तीसरे में आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. इसमें क्या होता है, जो ब्रेन लीजन होता है वो अगर हमारा सही नहीं हुआ तो मैनिया होने का चांसेस होता है. और सेकंड होता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन. मतलब कोई सा भी ड्रग जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, लेवोडोपा और कोकेन और अदर स्टिमुलेंट्स जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है उससे भी मैनिया होने का चांसेस रहता है. नेक्स्ट होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसकी वजह से मैनिया होने का चांसेस रहता है. तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, हेड इंजरीज, एंसेफेलाइटिस, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आता है. उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनिया के लिए एक ट्रायड बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, एलेटेड मूड होता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होता है और सेल्फ एस्टीम होता है. एलेटेड मूड मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका जो एक्साइटेडमेंट होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है. तो अभी ये जो एलिवेटेड मूड है उसके अंदर भी 4 स्टेज है. फर्स्ट है यूफोरिया, सेकंड एलेशन, थर्ड एक्सलेशन एंड फोर्थ एक्टेसी. सो यूफोरिया के अंदर क्या होता है, जो किसी का साइकोलॉजिकल वेलबींग है और जो हैप्पीनेस है वो जो ऑनगोइंग इवेंट्स है उससे भी ज़्यादा होता है. उसके बाद होता है एलेशन. एलेशन में क्या होता है, जो हमारा मूड होता है वो साइकोमोटर एक्टिविटी के साथ साथ बढ़ता चला जाता है. एक्सेलेशन में इंटेंस हो जाता है और एक्टेसी में सीवियर हो जाता है. तो यूफोरिया में इंक्रीज, एलेशन में मॉडरेट एलिवेशन, एक्सेलेशन में इंटेंस एलिवेशन और एक्टेसी में सीवियर एलिवेशन. सेकंड हमारा आता है साइकोमोटर एक्टिविटी. तो कोई सा भी अगर इवेंट होता है इनके लाइफ में तो उनका जो एक्टिविटी होता है वो उनका जो वो काम होने का एक्साइटमेंट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं स्पीच एंड थॉट. स्पीच और थॉट में क्या होता है, उन लोगों के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ दिखाई देता है. मतलब एक चीज़ के बारे में सोच रहे, नेक्स्ट ऑफ द सेकेंड दे विल थिंक ऑफ अनदर थिंग्स. डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडवर दिखा जाता है. मतलब खुद को वो बहुत ज़्यादा पावर में ले लेते हैं. मतलब उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, उनको लगता है कि वो जीसस है, नहीं तो वो ही गॉड है, ऐसा लगता है. उनके और क्या क्या फीचर्स दिखाई देता है मैनिया में. पोर्ट जजमेंट होता है, एब्सेंट इंसाइट होता है. अगर हम डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की बात करें तो ड्रग सीन, मतलब जैसे कि हम लोग अभी कॉजेस में देखें कि एंटी डिप्रेसेंट, लेवोडोपा, ये सब बॉडी के अंदर मैनिया कॉज कर सकता है. तो अगर हम लोग देखेंगे कि वो लोग क्या क्या ड्रग यूज़ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं. सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट्स. कॉजेस में जैसे दिखाई दे रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि सोडियम और कैल्शियम अगर ऑल्टरेशन होगा तो मैनिया हो सकता है. तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखेंगे. नेक्स्ट लिथियम लेवल देखेंगे. मैनेजमेंट के टाइम पे हम लोग लिथियम देंगे 900 to 2100 mg पर डे. उसके बाद कार्बामाजेपाइन 600 to 1800 mg पर डे.
और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो सकता है, साइकोसोशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नर्सिंग उसके बाद आएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में, जिधर नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में हाई रिस्क ऑफ वायलेंस हो सकता है। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेजर्स देखेंगे, उसके अंदर क्या, कभी भी उन पर्सन को अकेला नहीं छोड़ना है ताकि वो वायलेंट हो जाए, और हमेशा एक कंफर्टेबल डिस्टेंस रहना है उन लोगों के साथ, और एक क्लियर एग्जिट रूट रखना है स्टाफ के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और ऐसा देखना है कि पेशेंट के पास कोई भी वेपन ना हो, और उनको डिस्ट्रैक्ट करना है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रिस्क्राइब करना है।